नमस्कार। एक विश्लेषण पर आज हम बात करेंगे और ये विषय भारत के करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं तकनीकी क्रांति की और इसका भारत के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज पर क्या असर पड़ रहा है। क्या ये उनके लिए एक चुनौती है या फिर एक बहुत बड़ा मौका? और ये बातचीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स ये अब सिर्फ बड़ी-बड़ी कंपनियों या साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें नहीं रही हैं। ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में हर जगह दाखिल हो चुकी हैं। सवाल ये है कि जब ये बदलाव इतनी तेज़ी से हो रहा है, तो क्या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए तैयार है या वो इस दौड़ में और पीछे छूटने वाला है? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। जब हम कहते हैं तकनीकी क्रांति, तो इसका मतलब क्या है? एआई, ऑटोमेशन, मतलब आम भाषा में इनका क्या मतलब समझे? इसे ऐसे समझिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का मतलब है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं, फैसले ले सकती हैं। जैसे? पर इंडस्ट्री को, हर नौकरी को बदल रहे हैं। और इस विश्लेषण में जो एक चिंताजनक बात सामने आती है वो है डिजिटल खाई, यानी डिजिटल डिवाइड। ये खाई क्या है और ये क्यों गहरी होती जा रही है? डिजिटल खाई का सीधा मतलब है तकनीक तक पहुंच का फासला। सोचिए, एक ही गांव के दो चचेरे भाई हैं। एक शहर चला गया, उसके पास लैपटॉप है, तेज इंटरनेट है, वो ऑनलाइन कोडिंग सीख रहा है। दूसरा गांव में ही है, उसके पास एक साधारण सा स्मार्टफोन है जिसमें डेटा भी सीमित है। वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखता है। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन सिर्फ तकनीक तक पहुंच के अंतर की वजह से 5 साल बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही है डिजिटल खाई। हाँ, यही डिजिटल खाई है जो अब सिर्फ शहर और गांव के बीच नहीं, बल्कि एक ही समाज के अंदर भी बहुत गहरी होती जा रही है। अच्छा, तो एक तरफ ये नई तकनीकें हैं और दूसरी तरफ हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम। इन दोनों के बीच टकराव तो होना ही था। इस विश्लेषण में पारंपरिक डिग्रियों के भविष्य के बारे में क्या कहा गया है? ऐसा लगता है कि बीए, बीकॉम या एमए जैसी डिग्रियों का जो दौर था, वो अब खत्म हो रहा है, खासकर सरकारी नौकरी के लिहाज से। ये एक बहुत बड़ा और शायद कड़वा सच है जिस पर बात हो रही है। दशकों तक हमारे समाज में एक ही रास्ता था, स्कूल खत्म करो, कॉलेज से डिग्री लो और फिर सालों साल सरकारी नौकरी की तैयारी करो। ये एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना जाता था। हाँ, यही होता था। लेकिन अब जमीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है? क्या सरकारी नौकरियां अब हैं ही नहीं? हैं, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। आंकड़े बताते हैं कि नौकरियां लगातार घट रही हैं। और आवेदन करने वाले? वो लाखों में है। सफलता की दर 1% से भी कम है। तो हो ये रहा है कि लाखों युवा अपने जीवन के सबसे कीमती 5 से 10 साल सिर्फ तैयारी में लगा देते हैं और अंत में उनके हाथ खाली रह जाते हैं। और तब तक उनके पास कोई दूसरा स्किल भी नहीं होता। बिल्कुल, न उनके पास कोई सरकारी नौकरी होती है और न ही प्राइवेट सेक्टर के लायक कोई स्किल। लेकिन हमारे समाज में तो आज भी एमए, पीएचडी को बहुत सम्मान से देखा जाता है। क्या ये मानसिकता बदलना इतना आसान होगा? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। मैं कहूंगा कि उन डिग्रियों की अकेले में कोई वैल्यू नहीं रही। आज से 20 साल पहले एक डिग्री नौकरी की गारंटी जैसी थी। आज वो सिर्फ एक एंट्री टिकट है और वो भी हर जगह नहीं चलता। तो प्राइवेट सेक्टर क्या देखता है? प्राइवेट सेक्टर आज आपकी डिग्री से ज्यादा ये देखता है कि आपको आता क्या है। क्या आप वेबसाइट बना सकते हैं? क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है? क्या आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं? ये ठोस हुनर हैं। मतलब वो जमाना गया कि 4 साल की डिग्री ले ली और जिंदगी भर की नौकरी पक्की हो गई। वो मॉडल अब टूट चुका है। तो अगर कुछ नहीं बदला और समाज का ये बड़ा वर्ग अगले 5-10 सालों में तकनीक को नहीं अपनाता, तो भविष्य की तस्वीर कैसी दिख सकती है? क्या ये सिर्फ नौकरियों की कमी तक ही सीमित रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक दुष्चक्र की तरह है, एक डाउनवर्ड स्पाइरल। सोचिए, पहली पीढ़ी के पास तकनीकी हुनर नहीं है, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। इसका मतलब है आर्थिक तंगी। हाँ? और जब परिवार में पैसा नहीं होगा तो वो अगली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, लैपटॉप या तेज इंटरनेट कनेक्शन कैसे दिलाएंगे? सही बात है। तो जो डिजिटल खाई आज एक पतली सी दरार है, वो कल एक ऐसी खाई बन जाएगी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन होगा। ये सिर्फ एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों का नुकसान होगा। बढ़ जाएगी। बिल्कुल। जो लोग तकनीक का इस्तेमाल करना जानते हैं वो ऑनलाइन व्यापार करेंगे, दुनिया भर के क्लाइंट्स के लिए घर बैठे काम करेंगे, शेयर बाजार में निवेश करेंगे और उनकी आमदनी बढ़ती जाएगी। और जो इस दौड़ से बाहर हैं वो और भी पिछड़ते जाएंगे। ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सामुदायिक पिछड़ापन होगा।
जो नई डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रही है उसमें भागीदारी न कर पाना इन समुदायों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह काट सकता है। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक और डरावनी है। क्या इस खाई को पाटने का कोई रास्ता नहीं है? क्या ये तकनीक जो समस्या खड़ी कर रही है खुद ही इसका समाधान भी बन सकती है? जरूर बन सकती है, और यही इस विश्लेषण का सबसे उम्मीद भरा पहलू है। तकनीक एक दोधारी तलवार है। अगर आप इसे चलाना नहीं जानते तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप सीख गए तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कैसे? भौगोलिक और सामाजिक बाधाओं को तोड़ने की जो ताकत तकनीक में है वो शायद किसी और चीज में नहीं। उदाहरण के लिए, कैसे एक गांव में बैठा युवा इसका फायदा उठा सकता है? कई तरीकों से। सबसे पहले तो शिक्षा। आज कोर्सेरा, यूडेमी या सरकार के स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी के कोर्स मौजूद हैं। और वो भी बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में? हाँ बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिहार के किसी गांव में हो या महाराष्ट्र के, घर बैठे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेशन ले सकता है। इसके अलावा फ्रीलांसिंग। अगर किसी को वीडियो एडिटिंग आती है तो वो अमेरिका में बैठे किसी यूट्यूबर के लिए काम कर सकता है। अगर किसी महिला को पारंपरिक कला आती है तो वो इंस्टाग्राम या अमेज़न के जरिए अपने बनाए उत्पाद पूरी दुनिया में बेच सकती है। और खेती का जिक्र भी हुआ था, जो कि ग्रामीण भारत की रीढ़ है। वहां तकनीक क्या कर सकती है? खेती में तो ये क्रांति ला सकती है। सोचिए, एक किसान अब सिर्फ अंदाजे पर निर्भर नहीं है। वो सैटेलाइट इमेज से देख सकता है कि खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है। अच्छा। वो ड्रोन का इस्तेमाल करके कीटनाशक का छिड़काव कर सकता है, जिससे लागत भी कम होगी और स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा। एआई आधारित ऐप्स उसे बता सकते हैं कि कौन सी फसल लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा और उसे बाजार में सबसे अच्छा दाम कहाँ मिलेगा। ये तकनीक किसानों को सशक्त बना रही है, उनकी आय बढ़ा रही है। ठीक है, तो अवसर तो बहुत हैं, लेकिन इन अवसरों तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। इस विश्लेषण में कुछ ठोस समाधान भी सुझाए गए हैं। हाँ, और समाधान बहुस्तरीय हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है शिक्षा व्यवस्था में बदलाव। हमारे आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो कोर्स आज पढ़ाए जा रहे हैं उनमें से कई 20 साल पुराने हैं। उन्हें तुरंत अपडेट करने की जरूरत है। मतलब नए कोर्स शुरू करने होंगे? बिल्कुल। हमें एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर जैसे भविष्य के कोर्स शुरू करने होंगे। दूसरा, गांव में कम्युनिटी डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोलने होंगे। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। गांवों में डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोलना, इसके लिए बिजली, तेज इंटरनेट और सबसे जरूरी सिखाने वाले अच्छे ट्रेनर्स, ये सब कहाँ से आएगा? यही सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है, और इसीलिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। इस विश्लेषण में एक इशारा कम्युनिटी मॉडल की तरफ भी है, जहां गांव के ही कुछ पढ़े लिखे युवा शहर जाकर ट्रेनिंग लें और फिर वापस आकर अपने सेंटर चलाएं। और इसमें एनजीओज और कंपनियां भी मदद कर सकती हैं। हाँ, वो अपने सीएसआर फंड से मदद कर सकती हैं। इसके अलावा सरकार और कंपनियों को मिलकर ग्रामीण युवाओं को सस्ते या मुफ्त डिजिटल डिवाइसेस और डेटा उपलब्ध कराने की योजना बनानी होगी, क्योंकि बिना एक्सेस के स्किल सीखना संभव नहीं है। और इसमें युवाओं की खुद की क्या भूमिका है? ये सबसे महत्वपूर्ण है। युवाओं को अब इस इंतजार में नहीं बैठना है कि कोई आएगा और उन्हें सिखाएगा। उन्हें खुद पहल करनी होगी। यूट्यूब ज्ञान का महासागर है। आप कुछ भी सीखना चाहें वहां मुफ्त में सीख सकते हैं। मतलब सेल्फ लर्निंग की आदत डालनी होगी। बिल्कुल। मानसिकता को नौकरी मांगने वाले से नौकरी बनाने वाले या स्किल बेस्ड काम करने वाले में बदलना होगा। इस विश्लेषण में एक बहुत ही संवेदनशील लेकिन जरूरी मुद्दा भी उठाया गया है, जो सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व से जुड़ा है। लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। हाँ, और ये एक आलोचनात्मक दृष्टि है जो सोचने पर मजबूर करती है। तर्क ये दिया गया है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग इस युवाओं की ऊर्जा और समय का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ प्रतिक्रिया देने, दूसरों की आलोचना करने और अतीत की शिकायतों में उलझाए रखने में खर्च कर रहे हैं। मतलब वे युवाओं को राजनीतिक सत्ता के सपने तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हें इस नई तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कोई ठोस रोड मैप नहीं देते। कि क्या दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों से संघर्ष करके सफलता पाने वाला वर्ग अपनी ही अगली पीढ़ी को भूल गया है? ये वाकई एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इन सारे नोट्स और रिपोर्ट्स को खंगालते हुए जो एक सबसे बड़ी चिंता उभर कर सामने आ रही है वो है पे बैक टू सोसाइटी वाली भावना का लगभग गायब हो जाना। बिल्कुल। देखिए, जो अधिकारी या कर्मचारी आरक्षण का लाभ लेकर एक अच्छी खासी सुविधा संपन्न जिंदगी जी रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनसे एक उम्मीद थी
एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद, जो अब ऐसा लगता है कि कहीं पीछे छूट गई है। और इस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का सबसे बड़ा खामियाजा कोई और नहीं बल्कि युवा वर्ग भुगत रहा है। अगर हम आज के इन ताज़ा आंकड़ों पर गौर करें तो इन समुदायों के युवाओं की स्थिति बहुत चिंताजनक है। उनके पास ना तो रोजगार के पक्के साधन हैं, न व्यापार का कोई अनुभव, और खेती के लिए तो पर्याप्त जमीनें भी नहीं बची हैं। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। आप सोचिए, एक तरफ वो रिटायर्ड अफसर हैं जो अपना जीवन बहुत आराम से बिता रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दिशाहीन युवा हैं जो चौराहे पर खड़े हैं। हाँ, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे कहाँ जाएं। सही कहा। कायदे से तो होना ये चाहिए था कि ये जो पढ़ा लिखा और साधन संपन्न वर्ग है वो आगे आता, अपने जीवन के अनुभव से इन युवाओं का हाथ पकड़ता, उन्हें मार्गदर्शन देता या कोई नया हुनर सिखाता। लेकिन इन लेखों के अनुसार हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। युवाओं को दिशा दिखाने के बजाय इस संपन्न वर्ग की जो ऊर्जा है, मेरा मतलब है उनका जो समय और संसाधन है, वो कहीं और ही खर्च हो रहा है। जी, और वो ऊर्जा खर्च हो रही है अति महत्वाकांक्षाओं में। हमारी रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सामाजिक सशक्तिकरण की जगह अब व्यक्तिगत राजनीतिक लालसा ने ले ली है। समाज को आगे बढ़ाने से ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि अगला विधायक कौन बनेगा या सत्ता का सुख कैसे मिलेगा। और जब वो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति नहीं कर रहे होते हैं तो उनका ज्यादातर समय दूसरी जातियों और धर्मों की निंदा करने में चला जाता है कि ये लोग धार्मिक और अंधविश्वास की बहसों में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, हर विफलता के लिए सिर्फ दूसरों को दोष देने की एक आदत सी बन गई है। अपनी कमियों पर काम करने या युवाओं को सक्षम बनाने का कोई प्रयास नहीं दिखता। लेकिन अगर हम इस स्थिति की तुलना, जैसा कि हमारे पास मौजूद लेखों में प्रमुखता से किया गया है, सवर्ण वर्ग से करें तो एक बहुत बड़ा और स्पष्ट वैचारिक अंतर दिखाई देता है। वहां का जो पढ़ा लिखा तबका है वो एक अलग ही रणनीति पर काम कर रहा है। हाँ, और इस अंतर को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सवर्ण वर्ग का संपन्न तबका भविष्य के संकटों को बहुत पहले से भांप रहा है। वो अपने युवाओं को सिर्फ राजनीति या फालतू की बहसों में नहीं उलझा रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बना रहे हैं। एकदम सही। वो उन्हें व्यापार, नई तकनीक और भविष्य के अवसरों के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां एक मजबूत मार्गदर्शन और अच्छे संस्कार देने का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। यानी एक तरफ भविष्य की बहुत ही रणनीतिक तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ सिर्फ भटकाव। दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग में इस तरह के सकारात्मक मार्गदर्शन की जो शून्यता आ गई है, उसी भारी लापरवाही का नतीजा है कि आज इन समुदायों के युवाओं का भविष्य इतने गहरे संकट में घिर गया है। और जब तक ये भटकाव दूर नहीं होता, युवाओं को सही दिशा नहीं मिलती, तब तक इस संकट का कोई स्थायी समाधान खोजना असंभव सा ही लगता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सोच कर देखिए, एक 22 साल का लड़का है, उसके पास दो रास्ते हैं। एक, वो दिन भर सोशल मीडिया पर इस बहस में उलझा रहे कि कौन मूल निवासी है और कौन विदेशी, और गुस्से भरे पोस्ट लिखे। दूसरा रास्ता है कि वो उसी इंटरनेट और फोन का इस्तेमाल करके कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग का कोई कोर्स कर ले। 6 महीने बाद दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक के पास शायद कुछ फॉलोअर्स होंगे, लेकिन जेब खाली होगी। दूसरे के पास एक ऐसा हुनर होगा जिससे वो हर महीने 50,000 या 1 लाख रुपए कमा सकता है। विश्लेषण इसी चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि राजनीतिक चेतना या अपने इतिहास को जानना जरूरी नहीं है? अरे बिल्कुल नहीं, सवाल प्राथमिकता का है और संतुलन का है। विश्लेषण ये सवाल उठा रहा है कि क्या राजनीतिक चेतना और आर्थिक सशक्तिकरण को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जबकि दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। सही बात है। जब तक एक समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, उसकी राजनीतिक आवाज भी कमजोरी ही रहेगी। आज के दौर में आर्थिक मजबूती सीधे तौर पर तकनीकी क्षमता से जुड़ी हुई है। तो क्या नेतृत्व की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करें, न कि सिर्फ अतीत में उलझाए रखें? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यह है कि बदलाव की रफ्तार अब बहुत तेज है और पुरानी रणनीतियां, पुराने विचार अब काम नहीं करेंगे। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सही कदम इन समुदायों को विकास की दौड़ में कई छलांग आगे ले जा सकते हैं, और एक भी गलत कदम उन्हें दशकों पीछे धकेल सकता है। संदेश बिल्कुल साफ है, आने वाला समय तकनीक का है। अगर भारत का दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग इस क्रांति का हिस्सा नहीं बना, तो वो सामाजिक और आर्थिक रूप से और भी पीछे रह जाएगा। चुनौती बड़ी है, लेकिन अवसर उससे भी बड़े हैं। और अंत में लगातार सीखना ही अब अस्तित्व की शर्त है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार डिग्री ले ली
और जिंदगी भर उसी के सहारे काम चल गया। हर दिन, हर हफ्ते कुछ नया सीखना होगा, खुद को अपडेट करना होगा। तकनीकी सशक्तिकरण ही सामाजिक और आर्थिक बराबरी का सबसे कारगर रास्ता है। सवाल ये नहीं है कि तकनीक आएगी या नहीं, वो तो आ चुका है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसके लिए कितने तैयार हैं। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।